नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालती खबरों पर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की हर स्तर पर तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर चुनाव का काम शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की भी तैयारी चल रही है। शहर को स्वच्छ बनाने हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि सरकार के स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर लिया है। वो लगातार आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयुक्त अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। पार्टी के स्तर पर भी लगातार तैयारियां चल रही है। तो निश्चित रूप से सरकार भी तैयार है चुनाव के लिए, हमारी पार्टी भी तैयार है और सरकार भी शहरों के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारी सरकार शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। निकायों को हम लगातार पैसे जारी कर रहे हैं और न केवल पैसे जारी कर रहे हैं, उनके कामों पर भी हम लगातार नजर रखे हुए हैं कि काम तेज गति से हो, शहरों में सुविधाएं बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ कवर्धा जिले के लोहारडीह गांव पहुंचे। इस गांव में साहू परिवार के 3 सदस्यों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने जेल में मृत प्रशांत साहू के परिजनों को 10 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना जताई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा कांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बंद को सफल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना में गिरफ्तार सभी बंदियों का मेडिकल जांच होना चाहिए। इसके अलावा घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम अपने उच्च अफसरों की जांच कैसे करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि प्रशांत साहू का बेटा अनाथ हो गया। कचरू की 5 बेटियां हैं, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता जेल में हैं। सरकार को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार निर्दोष लोगों को छोड़ दे। गाँव में भय का माहौल है। लोहारीडीह गांव में 3 हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं। और बेहद दर्दनाक स्थिति, चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के लिए और सरकार तक के लिए। और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगा खार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियां कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ, जो लोग वहां पदस्थ थे उनके खिलाफ 302 के एफआईआर पंजीबद्ध होना चाहिए। हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड है। आज ये सरकार पद में बने रहने लायक नहीं है। उनके केंद्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार बदले। इससे कुछ नहीं सुधर रहा है। सामान्य कानून व्यवस्था भी नहीं सुधर रहा है। गृह मंत्री क्षेत्र में नहीं सुधर रहा है। वो समले नहीं समझ रहा है। बचत प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए। देखिए, ये तो आंदोलन चलेगा। ये बंद हो गया इसी भर से बात नहीं चलेगी। जब तक कि इन लोगों को न्याय न मिल जाए, पीड़ितों को, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि ये हटा दिए, उससे वो कोई पनिशमेंट तो है ही। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, वो पीएचक्यू में नहीं बल्कि जेल। देखिए, उसी क्षेत्र है। रात को 2 बजे गया था लोहारीडीह,
ये जब भी कुछ घटना घटती है गृह मंत्री जी रात में क्यों जाते हैं? बलौदाबाजार भी रात को 1 बजे पहुंचा था, यहाँ भी रात को 2 बजे पहुंचा। जाके दिन को उजाले में लोगों से आंख मिला के बात करने में उसको तकलीफ क्या होती है? और आप जाग मिल सकते हो, हम लोग विधायक क्यों नहीं मिल सकते भाई? किस आधार पे मिलने गए? वो केवल सरकार में मंत्री हैं और हम लोग नहीं है। विधायक वो भी है, विधायक हम लोग भी है, लेकिन सरकार उन कैदियों से मिलने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? यदि व्यवस्था निरीक्षण करने जाना है तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों और जिनको आरोपी बंदी बनाया गया है तो गृह मंत्री जी क्षेत्र है वो डराने धमकाने गए हैं। पूरा सबका मतलब इलाज क्यों नहीं कराते? वही मैं कह रहा हूँ। अब उसको तो देखिए, प्रशांत साहू की माँ ने क्या कहा, अभी तो पिटाई पड़ी है, इसको किसी को बोलना मत नहीं तो और मारेंगे। ये विजय शर्मा की पुलिस बोल रही है, धमकी दी है। ये धमकी देने गए होंगे जेल में कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर है उसके खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू, उसकी पत्नी पहले से खत्म हो गई है, अब वो भी खत्म हो गया, 8 साल तो एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं है, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू उर्फ शिव प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग, बड़ी लड़की 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, बच्चा 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और पत्नी जेल में। जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। तो 5 बच्चे घर में हैं, उसको कोई व्यवस्था नहीं। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। किस रूप में? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जीवन और मृत्यु के बारे में कोई पहले से पूर्वानुमान तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत लोग गंभीर हैं, ये सूचनाएं मिल रही। ये सूचना मिली हमको कि गंगाराम है, जनक है, इनकी हालत बहुत खराब है। हम लोग जाकर मिले, कम से कम उसको डॉक्टरी मतलब इलाज की सुविधा मिल जाए। हमारा पहला उद्देश्य तो यही था। कुछ लोग गंभीर हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। रायपुर के किसी हॉस्पिटल में ये बताया जा रहा है 5 लोग, 7 लोग हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग पता करवाए। मैं कुलदीप जुनेजा भी फोन किया था, तुकाराम चंद्रवंशी भी आया हुआ था कि वो कहाँ एडमिट है। मतलब चिकित्सा विभाग मेघाहारा प्रशासन बताने को तैयार नहीं वो कहाँ है। अभी तक कोई जाके मिल नहीं पाया है, इतनी गोपनीयता। फिर भी बात तो सामने आ गई ना। यदि प्रशांत साहू की मौत नहीं होती तो उसकी माँ और उसके भाई लोग आते नहीं, वो लोग आते नहीं बाहर, तो ये जानकारी होती नहीं किस बर्बरता से मारे हैं और मार के कारण से इलाज चल रहा है। अभी तक के किसी मीडिया वाले ने उसे कवर किया गया? 7 लोग एडमिट है, किसी ने इंटरव्यू लिया उसका? इसी रायपुर में है, लेकिन आपको पता नहीं है ना। हमको पता, हमारे आदमी थे लेकिन कोई बताने को तैयार, रात भर थे, इतनी गोपनीयता। इसका मतलब ये है कि सारे षड्यंत्र में, सारे घटनाक्रम में सरकार संलिप्त है, छुपाना चाहती है, लेकिन उजागर तो हो ही गया। अभी भी छुपाने की कोशिश है। मैं कहूंगा भाई, जो 7 लोग हैं, कौन कौन है नाम बताएं, हम लोग भी जाकर मिलेंगे उससे, आप लोग भी जाकर बात करें। कोई भी घटना होती जाकर मिलते कि नहीं मिलती? क्यों छुपा रही सरकार? इसीलिए बोल रहा हूँ कि कितने किसको किस गिरफ्तार किए, कौन किस जेल में है, क्यों हॉस्पिटल में, ये तो जानकारी है। मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णुदेव जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो माँ ने जो बताया और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं, और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के सभी के शरीर में चोट के निशान है। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णुदेव जी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के जो पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं, और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज ये पहले डिमांड है। कुछ लोग बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है, ये दिलवाया गया, ये भी डर में किया गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब आदिवासी के फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे सरकार में, इस 9 महीने सरकार में, तब सब लोग चुप थे। जब सतनामियों को पीट पीट के जेल में ठूसा जा रहा था, तब लोग चुप थे। जब यहाँ के महापुरुषों के नाम बदल दिए गए, योजना के नाम बदल दिए, तब भी लोग चुप थे। जब यहाँ उद्योगों के ऊपर जब उन्हें जुर्म उठाया, बिजली की दर मनमानी वृद्धि कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, तब भी लोग चुप थे। आज साहू समाज के ऊपर 3 साहू समाज के लोग मरे, तब भी लोग चुप थे। केवट समाज के 4 लोगों को मार दिए, तब भी लोग चुप थे। लेकिन ये कहना चाहूंगा
कि जो व्यापारी हों चाहे समाज के लोग हैं, सब अपने साथ, उनके सहयोग के बिना ये बंद सफल नहीं होता। जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी 10वां महीना हुआ है, हो सकता है कल आपकी बारी हो, तब भी क्या सब लोग चुप ही रहेंगे? डराने धमकाने की राजनीति कर। डॉक्टर अमन सिंह बोल रहे हैं बड़ौदा बाजार मामले को लेकर कि वहाँ पे अदर समाज के हैं, फिर भी देवेंद्र यादव गए थे और उकसाने की काम करी थी। कैमरा में क्या कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, रमन सिंह जी विधानसभा का अध्यक्ष हैं, वो भाजपा के नेता नहीं है, और यदि उस सीमा को तोड़ के यदि बोलेंगे तो हमको उसके खिलाफ बोलने की मजबूरी होगी। मैं नहीं चाहता कि रमन सिंह की किसी भी वक्तव्य को कमेंट करूं। मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष है, कम से कम उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है, दोबारा बोलेंगे तो जरूर उसके मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति ये यहाँ के रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला में, वो 3 बजे वहाँ पहुंचा, महार जाति का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर ले जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूंस दिया। तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े, और कौन कौन कहाँ है इसकी जान, क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में चर्चा करने के तैयार नहीं। इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि किसान साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ विरुद्ध हैं उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में कोई आदमी है नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है, वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुचर्चित आगजनी और हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 33 महिलाओं से मुलाकात करे दुर्ग जेल पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, जहां उन्होंने पर्सनली बंदी महिलाओं से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारडी गांव में हुए आगजनी और हत्याकांड के मामले ने अब पूरे प्रदेश भर में भूचाल मचा दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को आड़े हाथों और घेरने पे लगी हुई है, साथ ही निशाना साध रही है। दुर्ग के केंद्रीय जेल के निरीक्षण को लेकर लगातार कोई न कोई मंत्री पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक भी दुर्ग की जेल में गिरफ्तार कर लाई गई 33 महिलाओं से मुलाकात करने पहुंची।
ये भेजा, आप साइन करके भेजिए करके। तो सचिव साहब ने उसे भेजा, फिर मुझे बताया, फिर मैंने डीजी जेल को बोला, तो उन्होंने कहा मैडम मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को बोल दिया है। आपको बताना चाहेंगे कवर्धा के लोहारडी गांव में हुए बहुचर्चित आगजनी और हत्याकांड के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने कहा कि जेल में 33 महिला को गिरफ्तार रखा गया है, जिनमें से 30 महिलाओं के शरीर पर चोट के निशान हैं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को अलग कमरे में ले जाकर पर्सनली उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने कपड़े हटाकर अपने घाव दिखाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कर लाई गई महिलाओं को बहुत बुरी तरह से पुलिस द्वारा मारा गया है। इस घटना के बाद घरों में घुसकर कई निर्दोष महिलाओं को मारा गया, थाने लाकर भी उनसे मारपीट की गई। किरणमयी नायक ने बताया कि एक महिला को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया, फिर उसकी बेटे के मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था। ये सब किस प्रक्रिया के तहत हुआ, इसे जानने की जरूरत है। देखिए, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष का पद शायद खाली है। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हो गया है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जानकारी नहीं है मुझे। तो वहां पर यदि होगा तो खैर सूचना तो मैं भेजूंगी उनको और कायदे से उनको एक्शन लेना चाहिए। परंतु अभी तक का जो मेरा अनुभव है 4 साल का, जिन जिन राज्यों में केंद्र की सरकार की पार्टी होती है, उन राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की कभी भी दखलंदाजी नहीं होती है। जब वहां पर विपक्ष की सरकार होती है तब वो राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय रूप से आती जाती है और बाकी राज्यों में उनके कहीं पर भी धमक नहीं दिखाई देती है। असल में क्या, जब मैं आई थी तो मैं बिना तैयारी के तो आई नहीं थी। मैंने डीजी जेल हिमांशु गुप्ता जी को बाकायदा अपनी ऑफिशियल चिट्ठी भिजवाई थी अपने सचिव के माध्यम से, और उनको भी डीजी जेल ने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया था। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे तो उनका कहना था कि मुझे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर मैंने लिखा था कि मैं एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट के साथ अंदर जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं की चोटों का उल्लेख आया था जो सोशल मीडिया में वायरल था। और मैं यदि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ जाती हूँ और कल को गवर्नमेंट डॉक्टर फेवर में बयान नहीं देते हैं या पलट जाते हैं या मेरे की गई जांच को विरोध कर देते हैं तो मेरे पास फिर कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तैयारी से आई थी। उन्होंने पहले तो मना किया और बाद में फिर मुझे जाने दिया, और बाद में जब देखा कि काम काफी है तो उन्होंने अधिवक्ता को अंदर आने की परमिशन दी। हम दोनों ने बैठ करके वहां पर सबके बयान लिए। हमारे साथ तहसीलदार शमा यदू जी और डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, कीर्ति, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रही हूँ, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार, हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर पे जेंट्स डॉक्टर आए थे उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें। और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी, डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी, जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रूटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है। और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच कर घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को। और उसके बाद रेंगाघाट थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं
ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज हो सकती है। राष्ट्रीय महिला सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थे उनको भी हमने नोट कर। भाई देखिए, पूरी तरीके से देखिए पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सबने अपने पूरे कपड़े हमें हटा हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफी तकलीफ दे चीजें थी। तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है। आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफी है। बयान दर्ज कर लिया गया है। बाकी एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग न्यायालय परिसर में लगा इस वर्ष का तीसरा नेशनल लोक अदालत, जहां दुर्ग डीजे ने रखे गए सभी प्रकरणों के स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान लगभग 9,500 पेंडिंग केस रखे गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय एवं तहसील व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत जिला न्यायालय दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग, व्यवहार न्यायालय भिलाई 3, व्यवहार न्यायालय पाटन एवं व्यवहार न्यायालय धमदा तथा किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी सेवाएं, राजस्व न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के इस तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 1,33,162 मामले निराकृत तथा अवार्ड राशि प्राप्त हुई। इस दौरान नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी प्रधान जिला न्यायाधीश दुर्ग द्वारा किया गया। इस दौरान श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग एवं रविशंकर सिंह सचिव जिला अधिवक्ता संघ एवं अन्य पदाधिकारीगण, न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण तथा विभिन्न बैंक के प्रबंधक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस तीसरी नेशनल लोक अदालत में कुल 34 खंडपीठ का गठन किया गया, जिसमें परिवार न्यायालय दुर्ग में 3 खंडपीठ, जिला न्यायालय दुर्ग में 26, तहसील न्यायालय भिलाई 3 में 1, तहसील पाटन में 1, तहसील न्यायालय धमदा में 1, किशोर न्याय बोर्ड में 1 तथा स्थायी लोक अदालत दुर्ग के लिए 1 खंडपीठ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण निराकरण हेतु खंडपीठ का गठन किया गया था। आपको बता दें, वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 8,333 न्यायालयीय प्रकरण तथा कुल 1,24,829 प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें समझौता राशि प्राप्त रही। उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के 11,600 किलोमीटर दूर कनाडा में निवास करने वाले व्यक्ति से हुआ राजीनामा मामला खंडपीठ क्रमांक 13 पीठासीन अधिकारी विवेक नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय का है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने प्रतिक्रिया दी। आज दिनांक को इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत है। इस लोक अदालत में पेंडिंग केसेस हम देखें तो लगभग 9,500 पेंडिंग केसेस को आइडेंटिफाई करके रखा गया है और प्री लिटिगेशन की बात करें तो लगभग 1,20,000 केसेस को आइडेंटिफाई करके रखा गया है।
जिसमें लगभग प्री लिटिगेशन 1 लाख से अधिक डिस्पोजल होने की उम्मीद है और पेंडिंग केसेस लगभग 6-7 हज़ार डिस्पोज होने की उम्मीद है। जो नेशनल लोक अदालत है, जो लोक अदालत का एक प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे आपके केसेस बहुत दिनों से पेंडिंग है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट पहले से ही ओवरबर्डन है, जो सबको पता है, और केसेस लंबे चलते हैं, तो नेशनल लोक अदालत एक बहुत अच्छा जरिया है अपने केस को जल्दी खत्म कराने का, जिसमें राजीनामा के माध्यम से केस का निराकरण किया जाता है। अगर दोनों पार्टी आपस में राजीनामा करने को तैयार है तो वो केस को नेशनल लोक अदालत में रखा जाता है और दोनों पार्टी की सहमति से डिस्पोज किया जाता है, जिससे दोनों पार्टी अब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और फ्यूचर में कोई केस आने का, दोनों के बीच झगड़ा होने का जो चांसेस है वो भी काफी कम हो जाता है। मैं आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इस लोक अदालत में पूरे दुर्ग जिले में लगभग 34 खंडपीठ बनाई गई है, ठीक है, जिसमें पाटन न्यायालय में 1, भिलाई 3 न्यायालय में 1, धंधा न्यायालय में 1 और 31 दुर्ग जिले के मुख्यालय में बनाई गई है। मेन लोक अदालत में राजीनामा करना के बेनिफिट्स होते हैं काफी सारे। सर्वप्रथम बेनिफिट, आपका केस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरा, यहाँ जो केसेस आप राजीनामा से डिसाइड होते हैं उसकी अपील नहीं होती है और वो एक सिविल डिग्री होती है जो एग्जीक्यूटेबल रहती है। फर्दरमोर, अगर आप सिविल केसेस राजीनामा करते हैं तो जो कोर्ट फी लगती है न्यायालय में वो भी माफ हो जाती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप
is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरा एकत्र करने वाली गाड़ी में रविवार को आग लग गई। ये हादसा डीआरएम ऑफिस के ठीक सामने ब्रिज के पास हुआ। आग की लपटें गाड़ी से निकलती रही। ये हादसा कैसे हुआ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी जोन क्रमांक 1 की थी।
जशपुर जिले के लोधाम थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने कट्टे की नोक पर एक किराना दुकान में घुसे। इस दौरान लुटेरों ने दुकानदार से मारपीट की और नकदी व किराना सामान लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जशपुर के पोरतेंगा गांव जो झारखंड बॉर्डर गुमला से लगा हुआ है, वहीं लोधाम पुलिस चौकी स्थित पारतेंगा निवासी नरेंद्र मिंज की किराना दुकान पर देर रात 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। इस दौरान उन कट्टे की नोक पर आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए गले में रखे 30 से 40 हजार रुपए निकाले और किराने का सामान लूट कर किराने फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना पर लोधाम और जशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों को पकड़ने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की। वहीं पुलिस लुटेरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद का सहारा ले रही है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।